जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें से बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सॉल्यूशन पे काफ़ी मेहनत किया गया है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं विविध प्रकार के कैटेगरी या फिर मिसलेनियस कैटेगरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इन पेपर मिंट हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल। यानी पुदीना के निम्नलिखित में से किस भाग में तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये आरओ और लोअर पीसीएस और कई सारे एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पुदीना के जड़ में, तना, पत्ता या फूल। किस भाग में तेल की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसे हम पेपरमिंट ऑयल के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये पेपरमिंट है, पुदीना है, उसके पत्ते में सबसे अधिक तेल की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए, जो पेपरमिंट है या मिथेनॉल आप उसको बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पेपरमिंट बोल लीजिए, मिथेनॉल बोल लीजिए, पुदीना बोल लीजिए। उसके तेल में आप देखेंगे कि प्राकृतिक कीटनाशकों की उच्च सांद्रता होती है। मतलब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा उसमें नेचुरल पेस्टिसाइड का। तो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक हम लोग अलग से इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल बना हुआ होता है कंपनी में, अलग से कीटनाशक न बनाने की बजाय आप चाहें तो इसके मतलब ये पुदीना जो है, इसी को आप प्राकृतिक रूप से कीटनाशक के तौर पे प्रयोग में ला सकते हैं, और ऐसा प्रयोग में लाया भी जाता है पुदीने का इस्तेमाल करके। इसमें हम और चीज़ अगर देखेंगे तो इसके मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो मुख्य घटक हैं जो इसमें पाए जाते हैं मिथेनॉल में, 40% के आसपास तो मिथेनॉल है पेपरमिंट में। इसीलिए इसे हम मिथेनॉल ऑयल या फिर मिथेनॉल का तेल मतलब उसमें बोलते हैं, मिथेनॉल भी बोलते हैं। और मेंथॉन जो होता है वो लगभग 23% इसमें पाया जाता है। तो जो पुदीने का आप एक अलग स्मेल देखते हैं और जो एक उसमें एक अलग सा फ्रेशनेस वाला टेस्ट आता है पुदीने में, वो मेंथॉन की वजह से आता है, जो कि उसमें लगभग 23% पाया जाता है और ज़्यादातर हिस्सा उसमें मेथेनॉल का होता है। इसीलिए पेपरमिंट या पुदीने को मिथेनॉल भी हम लोग बोलते हैं। तो एक बार ये सॉल्यूशन में भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। आपको ये बताना होता है कि ये जो प्लांट प्रोडक्ट है, यानी जो पादप उत्पाद है, और जो उसका सोर्स है, स्रोत है, वो कहाँ से मिलता है। इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ओपियम, जो है अफीम, वो उस पौधे का फल होता है। दूसरा है हींग। हींग जो है, ऐसा फोइटिडा भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा फोइटिडा इसका साइंटिफिक नेम है। तो हींग जो है वो पौधे की जड़ से हमें मिलता है। जो रबर है वो हमें तना से मिलता है, और जो पेड़ होता है जहाँ से हम रबर पाते हैं, वो उसके तने से निकाला जाता है। और जो क्विनीन है, क्विनीन जो प्लांट एक प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है, पादप उत्पाद है, वो पेड़ के छाल यानी कि बार्क से मिलता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि एक सही है, दो सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, 1 और 4 या फिर 2 और 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ये चारों के चारों आंसर सही हैं। अब देखिए, जहाँ तक बात है क्विनीन की, तो एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है सिंचोना का। सिंचोना का जो पौधा होता है, उसके छाल में से ये क्विनीन निकाला जाता है। और क्विनीन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के खिलाफ, मलेरिया से लड़ने के लिए। ये प्राकृतिक तौर पे बड़ी अच्छी दवाई की तरह इस्तेमाल में आता है क्विनीन। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि क्विनीन का प्रयोग किसके विरुद्ध इस्तेमाल होता है, तो मलेरिया के विरुद्ध होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक आपका पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्क्रम, इस तरह से फाल्सरम, इस तरह से एक नाम है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये वही पैरासाइट है, परजीवी है, जो मच्छरों से होते हुए, मच्छर जो है वो तो वेक्टर है, वाहक है, वो अपने अंदर प्लाज्मोडियम को लिए हुए हैं, पैरासाइट को, परजीवी को, और फिर इंसानों के खून में उसे वापस से अंदर प्लाज्मोडियम को वो डाल देते हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर मलेरिया हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने पीएच वैल्यू, पीएच मान दिया हुआ है, और उसके साथ में आपसे ये बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, गलत है। तो ये चार हैं, ये सिंगल स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप चारों को अच्छे से कवर करिए, और उसके बाद जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से देखिएगा, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर यहीं से मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस बनता है,
उसका जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू है, वो लगभग 1.5 से 3.5 के बीच में होता है और हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक का मतलब कि बहुत ही अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का ये गैस्ट्रिक जूस होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा जिसे हम बोलते हैं, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम होता है। तीसरा है जो हमारा खून है, उसका पीएच मान 7.35 से 7.45 होता है, यानी 7 से ऊपर होने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं बेसिक हो गया है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चौथा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH जिसे हम बोलते हैं, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम देखें, सांद्रता इसकी हो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर, तो इसका पीएच मान 14 आता है। पीएच मान 14 आने का मतलब ये हो गया कि इससे ज़्यादा क्षारीय या फिर बेसिक कोई और है ही नहीं दूसरा केमिकल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड जो है वो हमें देखने को मिलता है पीएच मान 14 के साथ में। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि एक गलत है, 2 और 4 गलत है, तीसरा गलत है, या फिर ये चारों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है उसके हिसाब से पहला भी सही है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा, एसिड रेन का भी जो पीएच मान है वो 5.5 से कम होता है। कोई भी ऐसी वर्षा जिसकी पीएच मान 5.5 से कम होती है, उसे हम अम्लीय वर्षा की कैटेगरी में उसे रखते हैं। तीसरा, हमारा जो खून है वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। थोड़ा सा बेसिक या थोड़ा सा क्षारीय कहने का मतलब ये है कि 7 अगर किसी का पीएच मान है तो वो न्यूट्रल है। जैसे पानी का जो पीएच मान है वो आपका 7 होता है, उससे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपका बेसिक नेचर हो जाएगा उसका, यानी कि उसकी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी उस केमिकल की, प्रोडक्ट की। और चौथा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप उसके कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता जो है उसकी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से उसे लेंगे तो उसका पीएच मान 14 आएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर और इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन में डायग्राम दिया हुआ है, आपको कैसे पढ़ना है। शुरू के 2-3 बार जब आप इसको देखेंगे तो सिर्फ एक आइडिया लेंगे, चाहे आप ऊपर वाले को देख लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चाहे आप नीचे वाले को देख लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पहले आप एक आइडिया लीजिए। यहाँ देखिए, ये जो हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस होता है वो लगभग 1 लिखा हुआ है, तो उसकी रेंज 1 से लेके 2 के आसपास हो सकती है। नींबू का रस देखिए, नींबू का रस जो है वो 2 से 2.5 इसके आसपास हो सकता है उसकी पीएच मान। उसके बाद विनेगर आता है। कॉफ़ी देखिए स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं, बहुत कड़ा एसिड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एसिड नहीं होता है, एसिडिक नहीं होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूध देखिए 7 से कम है, लेकिन 6 के आसपास, 6 6.5 इस रेंज में आपको दूध देखने को मिलेगा उसके पीएच मान। पानी का 7 होता है, न्यूट्रल होता है। ब्लड से देखिए यहाँ से सब कुछ क्षारीय होने लगेगा, स्लाइटली बेसिक से लेके बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। और यहाँ से देखिए हर चीज़ जो है वो जब आप 7 से पहले जाएंगे इधर बाईं तरफ तो ये एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, अम्लीय होना शुरू हो जाएगा। अब वो कम एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पीएच मान में 1 की तरफ जा रहे हैं या फिर 7 की तरफ आ रहे हैं। तो इस डायग्राम को देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा। कभी भी आपसे तुलना करा दे, 4 प्रोडक्ट का नाम देके कि सबसे कम से सबसे ज़्यादा पीएच मान में इनको व्यवस्थित करिए क्रमानुसार, तो आप वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इन डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दिए गए मेटल्स में से सबसे रिएक्टिव कौन है, ये आपको बताना है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियात्मक धातु है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब भी हम लोग बात करते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक धातु है, तो उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इसमें आप जैसे जैसे नीचे आएंगे उसकी रिएक्टिविटी जो प्रतिक्रियात्मकता है वो कम होती चली जाती है उस धातु की। तो सबसे अधिक आपका रिएक्टिव होगा पोटेशियम, फिर सोडियम, तब कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जैसे जैसे आप नीचे आएंगे फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। अब यहाँ पर आपको एक बार में सब नहीं याद करना है, आप ऐसे तुलना करिए। इनमें से कोई 4 ऑप्शन उठा लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। जैसे आप एक एल्युमिनियम ले लीजिए, एक आप हाइड्रोजन ले लीजिए, एक मरकरी ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए। तो दिमाग में पहले ऐसे बैठाइए कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, यानी कि ये वो धातु हैं जो कम प्रतिक्रियात्मक होते हैं। तो इस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर आपको सबसे पहले याद आएगा। तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको अगर व्यवस्थित क्रम में उसको लगाना होगा, क्रमानुसार व्यवस्थित करना होगा, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो गोल्ड को सबसे लास्ट में रखेंगे आप कि नहीं ये इन सभी धातुओं में सबसे कम रिएक्टिव है। अगर गोल्ड नहीं दिया है तो चांदी, सिल्वर दिया है उसको रख लेंगे, एक ऑप्शन आप ऐसे छांटेंगे। उसके बाद मरकरी देखिए, कॉपर के नीचे मरकरी है, वहाँ से आप इस तरीके से इसको पिक करिए, उठाइए। और फिर हाइड्रोजन को देखिए, ये लोहे
आयरन हो गया, लेड हो गया, उसके बाद आता है। और यहाँ पर जब एल्युमिनियम है तो आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर फिर फोकस करना है कि पोटेशियम सबसे अधिक है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। तो इस तरीके से 5-6 बार जब इनमें से कोई 4 उठा के आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अपनी उच्चतम तन्यता या तनन सामर्थ्य या तनाव पुष्टि शक्ति, जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, के कारण दुनिया की सबसे मजबूत धातु है। इसका सिंपल मतलब क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब क्या है कि अगर आप एक लेते हैं रॉड, और रॉड को आप दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं, खिंचाव उसमें लाते हैं, लेकिन फिर भी वो रॉड उस खिंचाव को बर्दाश्त कर लेता है। कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक वो अपने शेप में मेंटेन रहेगा, ये निर्भर करेगा कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वो कब तक नहीं टूट रहा है, कब तक मजबूती से खड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कंपटीशन की दुनिया में भी हैं तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर की सिचुएशन आपको आएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन आपको वैसे ही मजबूती से खड़ा रहना होता है, टूटना नहीं होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की जब यहाँ पर बात हो रही है तो यहाँ पर हिंदी में देखिए कोई भी शब्द है जो आपको ठीक लगे, आप यहाँ से उसको चुन सकते हैं कि उच्चतम तन्यता या तनन सामर्थ्य या तनाव पुष्टि शक्ति के हिसाब से दुनिया की सबसे मजबूत धातु में से एक है। प्राकृतिक रूप से जितने भी धातु मिल रहे हैं उनमें ये धातु जो हम अभी आंसर में देखेंगे वो सबसे मजबूत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: ऑस्मियम, वनाडियम, वेनेडियम, टंगस्टन और जिरकॉनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अब अगर सोचिए, टंगस्टन दुनिया का सबसे मजबूत प्राकृतिक रूप से मिलने वाला अगर धातु है तो इसका प्रयोग भी बड़े बड़े चीज़ में होता होगा। आपके सामने एरोप्लेन है, आपके सामने ट्रेन है, हो सकता है टंगस्टन का इस्तेमाल बड़े बड़े मशीनों में हो। तो हम ये देखते हैं कि टंगस्टन अगर इतना मजबूत है वाकई में, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अब देखिए, टंगस्टन का प्रयोग हो रहा है बुलेट बनाने में, यानी कि बंदूक की गोली बनाने में, गोलियों के लिए आप टंगस्टन का प्रयोग कर रहे हैं। मिसाइल बनाने में आप टंगस्टन का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी धातु के वाष्पीकरण के लिए, मतलब आप किसी दूसरे धातु के साथ इसको रखिए, उसको जलाना शुरू कर रहे हैं, वो इवापोरेट हो गया, वो भाप बन गया, लेकिन टंगस्टन वहीं खड़ा है। उसके बाद पेंट के निर्माण में भी टंगस्टन का प्रयोग होता है। उसके बाद टेलीविज़न के ट्यूब बनाने में भी हो रहे हैं। आप इसका प्रयोग देखिए कि कितना ज़्यादा वर्सेटाइल है, मतलब कितना ज़्यादा इसकी विविधता है, कहाँ कहाँ ये प्रयोग में आ रहा है। दूसरी चीज़, अब यहाँ देखिए ये एक कटिंग है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मेटल है ऑन अर्थ, यानी इस धरती पर सबसे मजबूत अगर कोई प्राकृतिक तौर पर मिलने वाली धातु है तो वो टंगस्टन के बारे में लिखा हुआ है, जिसे लगभग 250 साल पहले 1781 में ढूंढा गया था। तो 1781 में हिस्ट्री में भी हम अमेंडिंग एक्ट पढ़ते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बदलाव किया गया था, तो 1781 वही वाला समय है अपने। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर रूबीज एंड सैफायर्स केमिकली नोन एज? मणिक और नीलम। मणिक लाल रंग में होता है, नीलम आप देखे होंगे नीले रंग का आपको डायमंड जैसा देखने को मिलेगा पत्थर। तो ये जो मणिक और जो नीलम है, इसको रासायनिक रूप से आप क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, लेड टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, या फिर बोरोन नाइट्राइड कहते हैं। तो देखिए ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम कह सकते हैं Al2O3 फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए ये है आपका रूबी, लाल रंग का आप माणिक देख रहे हैं, और ये है नीलम, नीलम है नीला रंग का, तो ये आपका सैफायर कहलाता है। केमिकल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे मोती का, तो देखिए मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, पर्ल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और ऊपर जो हम सैफायर और रूबी देखे हैं, यानी कि सैफायर मतलब नीलम, और रूबी जो कि माणिक हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। इतना जान जाइए, इससे अधिक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, और मुश्किल लेके पूछेंगे, हो सकता है आपको कहीं पर ये प्रयोग में आ जाए। अगला सवाल देखिए, सोल्डर जो होता है, यूज़ किया जाता है सोल्डरिंग मेटल पीसेस के लिए, वो सोल्डर जो है वो किस एलॉय से बना होता है? यानी धातु के टुकड़ों को सोल्डरिंग करने में प्रयुक्त सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? ये सवाल है। टीन और लेड से बना होता है, यानी कि टीन और सीसा से, टीन और कॉपर से, यानी टीन और तांबा से, टीन जिंक यानी जस्ता और कॉपर तांबा से, या फिर टीन सीसा और तांबा से। तो इसमें जो सोल्डर यूज़ होता है वो आपका अधिकतर बनता है टीन और कॉपर से, ठीक है, टीन और तांबा से बना हुआ होता है। सोल्डर क्या होता है अगर हम इसे समझना चाहें तो देखिए सिंपल भाषा में मतलब ये है कि दो मेटल के टुकड़े हैं, धातु के टुकड़े हैं, इनको आपस में आपको जोड़ना है। तो किसी तीसरे धातु के टुकड़े को लाइए, इन दोनों के बीच में उसको
एक लेवल पे इसको पिघलाइए और ये पिघल के जब बिल्कुल पास में आ जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब सिंपल सी बात है, तीसरा जो धातु होगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसका जो पिघलने वाला एक तापमान होगा, वो जाहिर सी बात है कि इन दोनों धातुओं से कम होगा। वरना अगर आप ये सोचिए कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये धातु पिघल गया और ये दोनों भी पिघल गए तो जोड़ेंगे कैसे, तीनों पिघल जाएंगे। तो अगर तीसरा धातु का 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलने का उसका तापमान है, मेल्टिंग पॉइंट है, और ये दोनों धातु 100 डिग्री के बाद जाकर पिघलते हैं, तो जाहिर सी बात है 80 डिग्री करने पे ये पिघल जाएगा। जब ये पिघलने लगेगा तो ये दोनों आपस में आके जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए तीसरा जो धातु होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों धातुओं के, जहाँ पे उसे सोल्डर करना है, जहाँ पे उसे जोड़ना है दो धातुओं को, उससे कम होता है। सिंपल सी बात है। तो यही लिखा है कि जब वायर है या फिर कोई टुकड़े हैं दो अलग अलग या एक जैसे धातुओं के, आपको तीसरे धातु की मदद से उसको गर्म करके जब जोड़ना होता है तो उसी प्रक्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। जो तीसरा मेटल होता है उसको फिलर मेटल करते हैं। क्यों? फिलर का मतलब होता है फिल करना। फिल करने का मतलब होता है किसी भी जगह को भरना। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो जो रिक्त स्थान है उसमें आप कोई चीज़ भर रहे हैं, उसकी पूर्ति कर रहे हैं, तो उसको हम फिलर मेटल का नाम दे रहे हैं। और ये जो फिलर मेटल है ये आमतौर पर किसका मिश्र धातु या एलॉय होता है? लेड और टीन से बना होता है। ठीक है, यानी कि टीन और, ये आपका हो जाएगा टीन और सीसा से बना होता है। ठीक है, लेड और टीन से। ये टीन एंड कॉपर नहीं है, ये लेड और सीसा से बना होता है, तांबा नहीं है, माफ़ करिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए इसको एक बार डेफिनेशन में देख लें तो दो समान या मिश्र धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। ये जो तीसरी धातु होती है इसे फिलर धातु या फिलर मेटल भी हम बोलते हैं। यह प्रायः सीसा यानी कि लेड और ये टीन से बनी हुई मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु यानी कि एलॉय कहलाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है, टीन और लेड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही सोल्डरिंग प्रक्रिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी मदद से इसको पिघला के ये सोल्डरिंग किया जा रहा है। आमतौर पर चिप वगैरह के काम पे अगर आप कभी दुकान पे देखेंगे तो वहाँ पे सोल्डरिंग की जाती है। ये मदरबोर्ड भी होता है, ये सेमीकंडक्टर के टुकड़े होते हैं, उस पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लोग होंगे वो समझ पा रहे होंगे, उस पर खूब काम करना होता है। इसमें अगर हम और डिटेल में देखें तो टीन लगभग 2/3 प्रयोग होता है। उस मिश्र धातु का 2/3% टीन से बना होता है और जो 1/3 हिस्सा है, प्रतिशत है, वो आपका लेड से, सीसा से बना होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अब आपको ये बताना है कि दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है या नहीं है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है नहीं है, यही आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट, जो एल्युमिनियम का एलॉय है उसी का प्रयोग करके एरोप्लेन और बाकी के ट्रेन के कंपार्टमेंट के हिस्से बनाए जाते हैं। यानी एल्युमिनियम की मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज और रेलगाड़ी के डिब्बों के पुर्जों को, कोचों को बनाने में किया जाता है। दूसरा, जो नए वंदे भारत कोच बन रहे हैं वो एल्युमिनियम के बन रहे हैं और ये पहली बार इतिहास में हो रहा है भारतीय रेलवे के कि कोई रेलवे के बोगी या कोचेस जो हैं वो एल्युमिनियम के मेटल का प्रयोग करके बनाया जा रहा है। यानी नए वंदे भारत कोच एल्युमिनियम से बने होंगे, एल्युमिनियम से बन रहे हैं और भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पहली बार है कि ट्रेनों का निर्माण एल्युमिनियम धातु का उपयोग करके किया जा रहा है। यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। एल्युमिनियम हल्का भी है, एल्युमिनियम मजबूत भी होता है, उसकी वजह से इसकी एरोडायनेमिक्स जो होती है जहाज़ की, उसमें काफ़ी मदद मिलता है कि हवा जिस तरह से काट के और उसको उड़ाया जाता है, एरोप्लेन के दोनों डायना होते हैं साथ में, उसमें इनका बहुत इसका मदद होता है और रेलगाड़ी के डिब्बों के पुर्जों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये वंदे भारत वाला जो ये लाइन लिखा हुआ है कि वंदे भारत कोच जो है वो अब एल्युमिनियम के बन रहे हैं और भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के कोई ट्रेन के कोचेस एल्युमिनियम की मदद से इस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, गलत है, दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है, जो हमारा वाटर टैंक होता है, चाहे पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा हो, चाहे अपने घर में अपने वाटर टैंक बनाए हो, उसमें फंगस ना लगे, फंजाई ना लगे, उसको बर्बाद करने के लिए केमिकल जो प्रयोग किया जाता है वो कॉपर सल्फेट होता है। यानी पानी की टंकी में फफूंद को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट है। और दूसरा, जो जिंक ऑक्साइड है उसका प्रयोग किया जाता है पॉटरी को चमकाने में। यानी कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तनों को चमकाने में। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये एक साथ भी आ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
जो कॉपर सल्फेट है, इसी रसायन का प्रयोग किया जाता है पानी की टंकी वगैरह में। और कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, नीला थोथा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो कॉपर सल्फेट हमेशा नीले रंग का आपको देखने को मिलता है। और कॉपर सल्फेट के बाद अगर आप देखेंगे आयरन सल्फेट FeSO4, तो इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं क्योंकि ये हरे रंग का होता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तनों को चमकाने में। तो देखिए, ये है आपके सामने कॉपर सल्फेट नीले रंग का। इसको बेस्ट फंजीसाइड कहा जा रहा है। फंजीसाइड मतलब कि जो फंगस या फफूंद को मारने वाला केमिकल होता है उसको हम फंजीसाइड बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट बोल लीजिए, या फिर आप ब्लू विट्रियोल बोल लीजिए, या नीला थोथा बोल लीजिए, सब इसी का नाम है। और उसके बाद अगला स्टेटमेंट है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज़ यूज्ड इन ग्लेजिंग द पॉटरी, यानी कि ये मिट्टी के बर्तन जो आप देखे होंगे चीनी मिट्टी के और ये सब बड़े अच्छे चमकते हुए आपको नज़र आते हैं, उसको जिंक ऑक्साइड की ही पालिश से चमकाया जाता है। तो कभी इस तरह का सवाल भी आए तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब लास्ट सवाल है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है। पहला स्टेटमेंट, कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड, उसी का प्रयोग करके ग्लास को नीला रंग दिया जाता है। तो देखिए, रंग बिरंगे ग्लास आपने देखे हैं कई बार। अब हमें ये समझना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता है कि ये ग्लास का जो रंग है वो किस केमिकल की मदद से उसे वो रंग दिया गया है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड की मदद से नीला रंग दिया गया है, ग्लास को दिया जाता है। यानी कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। एक तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, फेरिक ऑक्साइड इम्पार्ट्स ब्लूइश ग्रीन कलर टू ग्लास, यानी जो फेरिक ऑक्साइड है वो कांच को नीला हरा रंग प्रदान करता है। ये एक स्टेटमेंट है और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब एक थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। देखिए, डायग्राम से समझ में आएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इस पे हम और फ्यूचर में एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, तो उससे आप लोगों को और आइडिया लग जाएगा। उसमें 5-6 तरह के और बर्तन जो हैं कांच के आपको कलर के अलग से नज़र आएंगे। और कुछ हम लोग पटाखे वगैरह का भी क्वेश्चन देखेंगे, तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि जो रंग उसमें दिया जा रहा है वो किस केमिकल की वजह से दिया जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक तो ये हो गया। देखिए, नीला रंग आपको दिख रहा है तो डायग्राम से आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कॉपर सल्फेट को लेके, क्योंकि ऊपर अभी आपने पढ़ा कि कॉपर सल्फेट जो है वो नीला थोथा भी कहलाता है और फंगस को मारने के लिए, यानी कि फफूंद को मारने के लिए बहुत अच्छा फंजीसाइड भी होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखिएगा कि कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो भी कांच को नीला गहरा रंग प्रदान करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। और देखिए, दूसरा ये है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो फेरिक सल्फेट है FeSO4 Fe2SO4 जो हम लोग पढ़ते हैं फेरिक सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट जो है वो ग्रीन विट्रियोल कहलाता है। और ग्रीन विट्रियोल इसलिए होता है क्योंकि वो हरा रंग हमें प्रदान करता है। तो यहाँ से तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आयरन है, फेरिक ऑक्साइड है, तो वो नीला हरा कांच को रंग प्रदान करता है। तो ये अपना 10 क्वेश्चन है आज का टॉप 10 क्वेश्चन। इसको अच्छे से देखिएगा, इसमें से कई सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं। और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अब आने वाले टाइम में भी देखेंगे, साइंस की तरह और भी देखेंगे। तो जो भी MCQ सब आपको कराया जाए, खूब उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इंपॉर्टेंट होंगे वो, आपके एग्जाम के पहले मिलेंगे। और करंट का भी हम लोग जल्द अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस जो है देखना। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो किसी टॉपिक पे आपको लगे कि और वीडियो आ सकता है, देखिए टाइम का थोड़ा सा अभी कमी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते हैं, रिवीजन करना होता है क्वेश्चंस के माध्यम से, इसलिए अभी टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जब नेक्स्ट एग्ज़ाम से जो भी चीज़ें रहेंगी तो उसमें समय होने की वजह से डिटेल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको कवर करना पहली प्राथमिकता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी आप लोग की कोई भी क्वेरी है वो देखी जाती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।